हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है समरेश श्रीवास्तव और लेके आया हूं मैं आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास जिसमें हम 2023 के आखिरी के 2 महीने नवंबर और दिसंबर के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आपके जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे वो जीडी कांस्टेबल हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या सीडीएस एनडीए कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम्स के अंदर आपको एक करंट अफेयर्स काम आने वाले हैं। हर मंथ में आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आता हूं इस चैनल पे और यहां पे आपको बेहतरीन शॉर्ट्स भी मिलती हैं। तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले समय में स्टैटिक जीके की बेहतरीन क्लास आने वाली है आपके लिए। ठीक है, तो फटाफट से आज का सेशन शुरू करते हैं। आपने क्या करना है, इस लेक्चर को देखना है। कोई क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। हर क्वेश्चन को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, करंट अफेयर्स को समझेंगे और धीरे धीरे क्लास को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और ये है आज का आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि हु रिसीव द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। 54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। तो ये बहुत ही बड़ा इवेंट था। इंडिया के अंदर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। ये शुरुआत हुई थी इसकी, देखिए 1952 में। इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल का ये प्रोग्राम था। आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा, देखा होगा, नवंबर की न्यूज है कि भैया गोवा के अंदर ये ऑर्गेनाइज हुआ। अगर सवाल आए कि ये कहां पे हुआ तो जवाब होगा गोवा में। कितने दिनों का इवेंट था, तो ये चला तकरीबन 20 से 28 नवंबर के बीच में, है ना। एक सेकंड, 20 से 28 नवंबर के बीच में, यानी 9 दिन का इवेंट था, 9 डे इवेंट। और इसको इनॉग्रेट किसने किया, तो इनॉग्रेट किसके अंडर आता है, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो कौन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो वो है अनुराग सिंह ठाकुर। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इससे रिलेटेड हम सारे A to Z कवर करते हुए चलेंगे। अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है जी। और क्या चीजें इसके बारे में याद रखनी है, इसका जो ओपनिंग इवेंट था वो कहां पे हुआ, ये सवाल पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। एक एक चीज हम नोट करेंगे, तो यहां पे लिख लेते हैं हम ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग इवेंट। बहुत बड़ा इवेंट था, इसलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको बिल्कुल याद रखने होंगे। और ये इवेंट हुआ गोवा में, तो हुआ कहां पे हुआ, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम। ठीक है, श्यामा, कौन से स्टेडियम में हुआ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम। और ये कहां पे है, तो ये बैम्बोलिम के अंदर है, बैम्बोलिम। अच्छा, इतना बड़ा इवेंट था तो हर छोटी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि इस फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग फिल्म कौन सी थी, कौन सी ओपनिंग फिल्म दिखाई गई, तो वो एक ब्रिटिश फिल्म थी जिसका नाम था कैचिंग डस्ट। आई होप इतना आपने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना ताकि बाद में आपको रिवाइज करने में काम आए। इसको मैं इरेज कर रहा हूं ताकि हम आगे की चीजें लिख पाए। चलिए, अब हमने इतना समझ लिया, अब देखते हैं कि भाई कैचिंग डस्ट इसकी ओपनिंग मूवी थी, कैचिंग डस्ट। चलिए, क्लियर है। उसके बाद में और क्या चीजें याद रखनी है आपको, सबसे बड़ी बात कि भैया इसके अंदर इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए। किसको कौन सा अवार्ड मिला, सारे अवार्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ अवार्ड, जैसे ये वाला हो गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें दिया गया है, तो माइकल डगलस, इनका नाम पूरा विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये कौन है, ये एक एक्टर है, प्रोड्यूसर है हॉलीवुड में। तो माइकल डगलस आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक आप याद रख सकते हैं कि जैसे कि एक बेस्ट फिल्म किसको मिला है, इसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी कहते हैं। ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड। तो इस फिल्म का क्या नाम है, इस फिल्म का नाम है एंडलेस बॉर्डर्स, एंडलेस बॉर्डर्स। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो इसे ध्यान रखना। कैचिंग डस्ट जो है ये ओपनिंग सेरेमनी में मूवी थी और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है एंडलेस बॉर्डर को। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मूवी आई थी कांतारा, अगर आपको याद हो तो उसको भी एक अवार्ड मिला है, स्पेशल जूरी का अवार्ड। ठीक है, उसे आप सिल्वर पीकॉक अवार्ड भी कह सकते हो। स्पेशल एंट्री थी, स्पेशल जूरी अवार्ड। तो ये मिला है मूवी कांतारा,
ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस हैं, हम कोशिश करेंगे जो जो हो सकता है। मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सारी दे दी है। अच्छा, एक नई कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। आजकल ओटीटी का जमाना है, तो ओटीटी में बेस्ट वेब सीरीज का किसे मिला है? तो बेस्ट वेब सीरीज मिला है पंचायत को। पंचायत का भी सीजन 2 आया था, है ना, पंचायत सीजन 2, तो इसको मिला है बेस्ट वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी। गोवा के अंदर ये हुआ। गोवा में किसकी सरकार है? प्रमोद सावंत की। तो सीएम कौन है गोवा के? यहां मैं आपके लिए लिख देता हूं। स्टैटिक का भी जो पोर्शन होगा हम साथ साथ रिवाइज करते चलेंगे। तो सीएम ऑफ गोवा इज प्रमोद सावंत। एंड गवर्नर, गवर्नर पूछ रहे तो गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्ले। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु आर द मेन बेनिफिशियरीज ऑफ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर ड्रोन्स? ड्रोन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के मुख्य लाभार्थी कौन है? देखिए, ये कैबिनेट डिसीजन था, तो इसके लिए सरकार ने 1261 करोड़ रुपए आवंटित करे हैं। 1261 करोड़ रुपीस क्यों करे हैं? किस काम के लिए करे हैं? तो इसमें क्या किया गया है, पूरे देश में से 15,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो सेल्फ सस्टेनिंग ग्रुप्स होते हैं, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो इनके लिए यह पैसा दिया गया है। अब इनको किस लिए पैसा दिया है? कि भैया इनको सरकार ड्रोन्स प्रोवाइड करेगी। अच्छा, ड्रोन का क्या लिंक है इनसे, अभी समझते हैं। तो सरकार क्या करेगी? इनको ड्रोन्स देगी। आगे इस ड्रोन्स में डील क्या करेंगे कि ये रेंटल पर्पसेस पे, रेंटल सर्विसेज के लिए इन ड्रोन्स को देंगे। किनको देंगे? फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। एग्रीकल्चर, ये बात आपको अच्छे से समझनी है। एग्रीकल्चर पर्पसेस बोले तो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स अप्लाई करने के लिए आपने फॉरेन देशों में भी देखा होगा तो ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। तो बस उसी के लिए सारी चीजें इंटरलिंक करी गई हैं कि इससे इनका भी फायदा होगा और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी एक बूस्ट मिलेगा। ये कैबिनेट की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर ड्रोन्स। क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ये न्यूज काफी आपने देखी होगी, रोज रोज न्यूज चैनल्स पे दिखाई जा रही थी और बहुत वाकई में बड़ा ही दुखद इंसिडेंट था ये, पर फिर भी 41 वर्कर्स को इस टनल में से बाहर निकाला गया। तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले कि भाई नवंबर में उत्तराखंड में 17 दिनों तक चले बहु एजेंसी बचाव अभियान का कारण क्या था? क्या हो रहा था वहां पे? तो ये कौन सी टनल है? इस टनल का आपको नाम याद रखना है पहले तो, कि कौन सी टनल में ये मजदूर फंसे थे। ये टनल थी जिसका नाम था सिलक्यारी टनल। ये सवाल पेपर में बन सकता है, सिलक्यारी टनल। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये टनल बनाने का जिम्मा किसके ऊपर था? तो उस कंपनी का नाम क्या है? तो वो है नवयुगा इंजीनियरिंग। नवयुगा इंजीनियरिंग नाम आप याद रखेंगे, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो सिलक्यारी टनल को नवयुगा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के पास, इनके पास काम था। और क्या हुआ कि टनल बनाई जा रही थी कहां पे? यमुनोत्री नेशनल हाईवे पे, उत्तराखंड में। टनल क्या हुआ कि वो कोलैप्स कर गई। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, टनल कोलैप्स कर गई लैंडस्लाइड की वजह से, जिस कारण से जो अंदर वर्कर्स थे वो फंसे रह गए। 41 वर्कर्स थे। आपने देखा कि कैसे बाहर से भी हेल्प ली जा रही थी, बड़ी मुश्किल से इनको रैट माइनिंग करके किसी तरह 17 दिन के बाद यानी 28 नवंबर को इनको बाहर निकाला गया, 28 नवंबर को, और ये ऑपरेशन कामयाब हुआ। कहां पे हुआ? उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड के सीएम का नाम बताइए। उत्तराखंड के सीएम है कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। क्लियर है? और गवर्नर कौन है? गवर्नर बताइए। गवर्नर है गुरमीत सिंह। गवर्नर गुरमीत सिंह। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं आपके लिए कि जिसके सबसे ज्यादा रिपीट होने के चांसेस हैं। जरूर आप अगर ये सेशन पूरा देखते हो, आखिरी तक जाते हो, तो बिल्कुल आपको काफी सारी चीजें ऐसे मिलेंगी जो आप एग्जाम में अपने
देखेंगे। आने वाले समय में आप भी बताना कौन कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब से प्रॉपर कोर्स प्लान करके मैं आपको यहाँ पे जीके के बेहतरीन सवाल कराया करूंगा। और आने वाले समय में आपको स्टैटिक जीके के बेहतरीन लेक्चर्स देखने को मिलेंगे विद पीडीएफ्स, है ना। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि क्या हो कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलती है तो आपको पता लग जाए, कोई चीज आपसे मिस आउट ना हो जाए। चलिए, व्हाट इज द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक। विजिलेंस अवेयरनेस वीक क्या है, तो देखिए ये अक्टूबर एंड से नवंबर स्टार्टिंग के बीच में इस वीक को ऑब्जर्व करा गया। अब ये वीक को ऑब्जर्व करता कौन है, कौन मनाता है इस वीक को, तो वो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। आपने नाम कई बार न्यूज में सुना होगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। क्लियर है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में एक दो बातें जान लीजिए, जैसे कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोले, अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फाइनेंस कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सीएजी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नीति आयोग क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इसको ये वाला स्टेटस मिला था साल 2003 में, स्टैट्यूटरी बॉडी है। चलिए, अब ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन था, आप नाम से समझ में आ रहा होगा क्या काम होगा इसका। इसका काम है, अगर आप सिंपल शब्दों में बताऊं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे करप्शन को पकड़ना, ट्रैक करना। ठीक है, ये इसका मोटिव होता है, करप्शन को रोकना। तो थीम भी कुछ इससे मिलता जुलता होगा, ऐसे याद रख सकते हो। तो इनमें से किस में करप्शन वर्ड आ रहा है? बी में, से नो टू करप्शन एंड कमिट टू द नेशन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन, इस बार का थीम था। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की हम बात कर रहे थे, तो इसकी स्थापना मैं आपको बताऊं 1964 में हुई थी। आपसे अगर थोड़ा सा डीप जाएगा, अब देखिए क्वेश्चन कोई खुलता है ना, हम उसको कोशिश करते हैं कि उसके इर्द गिर्द की इंफॉर्मेशन हम सारी कलेक्ट कर ले। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किसकी कमिटी की रिकमेंडेशन पे सेटअप करी गई थी? ये कमिटी का नाम पूछा जा सकता है, तो कमिटी है संथानम कमिटी। संथानम कमेटी। क्लियर, ये नाम भी आप याद रख सकते हैं, बिल्कुल आएगा एग्जाम में। अभी इससे रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली के अंदर, ठीक है, और ज्यादातर इंपॉर्टेंट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के दिल्ली में होते हैं। और अभी इसके करंट चेयरमैन कौन है, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है, तो वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। क्या नाम है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताना, आपको बिल्कुल जवाब मिलेगा। Who was sworn in as न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर ऑन नवंबर 27, 2023? 27 नवंबर को न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री जो है उन्होंने शपथ ली है। तो ये कौन है नए प्रधानमंत्री? तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं ये। और न्यूजीलैंड एक आइलैंड कंट्री है पैसिफिक ओशन के अंदर। न्यूजीलैंड की राजधानी बताइए, फैक्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल सा, तो एक दो ही इंफॉर्मेशन निकलेगी, जैसे राजधानी है वेलिंगटन। क्लियर। और न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन। चलिए, इसमें कुछ खास है नहीं कि इसको हम और एक्सप्लोर करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। Who won the 2023 बुकर प्राइज फॉर द नोवेल प्रॉफिट सॉन्ग? बुकर प्राइज सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है लिटरेचर की फील्ड में, है ना। तो बुकर प्राइज 2023 का किसे दिया गया है? तो इनका नाम है पॉल लिंच, और ये है इनके आपके सामने। ठीक है, मैं इनकी फोटो थोड़ी सी ऊपर निकाल देता हूं। काफी हैंडसम पर्सनैलिटी आप देख सकते हैं, पॉल लिंच। और इनकी जो नोवेल है उसका नाम भी एग्जामिनर पूछ सकता है, तो प्रॉफिट सॉन्ग, प्रॉफिट सॉन्ग, पॉल लिंच। अच्छा, ये चार ऑप्शन में मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम दिख रहा है, अरुंधति रॉय। स्टैटिक का पोर्शन है, अरुंधति रॉय 1997 पहली भारतीय जिनको की बुकर प्राइज मिला। कौन सी किताब के लिए मिला? तो वो थी इनकी नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। जब हम स्टैटिक पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम ये सारी चीजें अच्छे से रिवाइज करते चलेंगे, जिसमें बुक्स एंड ऑथर्स वगैरह सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हैज द इंडियन एयरफोर्स ऑर्डर? भारतीय वायुसेना ने कितने हल्के लड़ाकू विमान तेजस का ऑर्डर किया है? देखिए एलसीए तेजस 2016 में आपको ध्यान होते हुए हमारी इंडिजीनियस एक बनाई था ये एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, और अब इसका 2 सीटेड वर्जन आया है। बेंगलुरु के अंदर ये इवेंट था, आपको अगर क्लियरली दिख रहा हो तो यहाँ पे मोदी जी खड़े हुए हैं, और सिर्फ खड़े ही नहीं हुए, इन्होंने जहाज में बैठे भी, आपने वो काफी हर न्यूज चैनल पे दिखाई जा रहे थे बैक टू बैक कि कैसे इन्होंने हवाई यात्रा करी। और इंडियन एयरफोर्स ने कितना ऑर्डर दिया है इसका, देखिए वो एक इवेंट था, वो एक सिंबॉलिक इवेंट था जहां पे दिखाया गया कि भैया हमारे यहाँ पे मेक इन इंडिया जो एक इनिशिएटिव है उसको बूस्ट करा गया, आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट करा गया, ठीक है। और 83 LCA Mark 1A एयरक्राफ्ट को ऑर्डर किया गया है। तो अभी ये ऑर्डर फरवरी तक पूरा हो जाएगा। तो ये थी पूरी न्यूज और ये मैंने पिक्स आपके लिए लगा दी है। दूसरी चीज इसमें यही है, और बाकी इंडियन एयरफोर्स की बात हो रही है तो इंडियन एयरफोर्स के अभी करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, हेड कौन है एयरफोर्स के, तो उनका नाम है, क्या नाम है, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जो बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई लेक्चर आप में से देख रहे हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि एयरफोर्स का मोटो क्या है, ठीक है, एयरफोर्स का मोटो क्या है, क्या स्लोगन लिखा होता है उनके बैच पे, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When is the International Day for the Elimination of Violence Against Women observed? महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये एक इवेंट है, आप देख सकते हो, इसको ऑब्जर्व किया जाता है कि इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस, जो वुमेन के खिलाफ जो वायलेंस होती है, ठीक है, तो उसको एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो ये डे एज इट इज याद रखना है, नवंबर 25 को। और 2023 में इसका थीम क्या रहा तो वो आप याद रख सकते हो, नो एक्सक्यूज। ये भी आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, याद कर लीजिए, एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाँ जी, तो ये काफी जाना माना चेहरा है, आई होप आपको ये क्लियरली फोटो दिख रही होगी। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं इनके बारे में जानते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है करंट अफेयर्स में, क्योंकि हाल ही में इनका देहांत हो गया। 96 इयर्स इनकी एज थी, कोल्लम केरला के अंदर इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई। कौन है ये? 1989 में इन्होंने इतिहास रच दिया था, पहली इंडियन फीमेल, पहली इंडियन वुमेन जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। सुप्रीम कोर्ट की जज कह रहा हूं, चीफ जस्टिस नहीं कह रहा हूं, ठीक है। तो ये थी फातिमा बीवी, जस्टिस एम फातिमा बीवी, इनका हाल ही में डेथ हो गया है। और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत केरला में करी थी, प्रैक्टिसिंग लॉयर थी, एडवोकेट बनी, और फिर उसके बाद में ये क्या बनी, डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज भी बनी 1974 के अंदर केरला में। उसके बाद 1989 में, कौन से ईयर में बनी, ये ईयर भी पूछा जा सकता है, 1989 में सुप्रीम कोर्ट की जज अपॉइंट हुई है। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुल मिला के अभी कितनी जजेस की स्ट्रेंथ है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात हुई है तो अभी करंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो अभी 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़। इनसे पहले कौन थे? 49th कौन थे? उदय उमेश ललित। आखिरी के 1 2 3, आप आखिरी के 3 4 जरूर याद रखेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे? फर्स्ट, तो ये सवाल भी कई बार रिपीट हुआ है पेपर में, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हरिलाल जे कानिया। एसएससी में तो कई बार ये पेपर टीसीएस के पैटर्न के हिसाब से बहुत बार रिपीट हुआ है, हरिलाल जे कानिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन सा आर्टिकल में आता है, कौन सा आर्टिकल में स्टैब्लिश हुआ है? तो आर्टिकल नंबर 124। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड भी 2-1 बातें हमने याद कर ली। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच कंट्री हैज बिकम द न्यू मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए मेंबर कौन बने हैं? तो ये आप देख सकते हैं, ये एक डिप्लोमैट है चाइल के, चिली कहते हैं कई लोग, तो आंसर आपका चिली है। एक सेकंड रुकिए, तो यहां के डिप्लोमैट है जुआन एंग्यूलो, ठीक है। ये अभिषेक सिंह जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में, ये जो है एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, ठीक है। तो इनके साथ ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक रेटिफिकेशन साइन कर रहे हैं और ये 95th परमानेंट मेंबर बने हैं इसके। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ आईएसए इन्होंने साइन करके 95th परमानेंट मेंबर बने हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। आईएसए क्या है? अभी इसके देखिए 120 सिग्नेटरी मेंबर्स हैं, तो 120 सिग्नेटरी मेंबर हैं, 95 परमानेंट मेंबर। क्लियर है? और ज्यादातर जो इनकी मेंबर कंट्रीज होती हैं वो ज्यादातर सनशाइन कंट्रीज होती हैं। सनशाइन कंट्रीज बोले तो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं ना, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की जो कंट्रीज हैं उनमें से ज्यादातर ये कंट्रीज हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा पड़ती है, और सूरज की रोशनी पड़ती है तो सोलर अलायंस, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम किस तरीके से अपनी एफिशिएंसी बढ़ाए सोलर एनर्जी के अंदर और फॉसिल फ्यूल्स पे अपनी डिपेंडेंस को धीरे धीरे कम कर दे। साल 2015 में इंडिया ने ही इसका सुझाव दिया था, इसका आइडिया प्रपोज किया था, और इंडिया और फ्रांस के जॉइंट एफर्ट से इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई और आज इसमें 120 सिग्नेटरी मेंबर्स हैं, और अभी हाल ही में चाइल इसमें एड ऑन हो गए हैं। क्लियर है? पूछ ले कि अभी इसके डायरेक्टर कौन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सबसे ऊपर हेड कौन है, तो उनका नाम है मिस्टर अजय माथुर। अजय माथुर। तो इससे रिलेटेड हमने सारी इंफॉर्मेशन देख ली। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज दी ऑस्ट्रा हिंद 23 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड? ऑस्ट्रा हिंद 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया गया? तो देखिए नाम से ही पता लग रहा है किस किस के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, साफ ऑस्ट्रा हिंद। और ये हुआ कहां पे है? या तो ऑस्ट्रेलिया में होगा या इंडिया में। तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। कहां हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताइए? कैनबेरा। ठीक है, तो इतना ही इससे याद रखना है। और इसका सेकेंड एडिशन था, 23 का सेकेंड एडिशन था। अगर मैं बात करूं इंडिया की तरफ से, तो इसके अंदर 60 ऑफिसर्स और सोल्जर्स थे इंडिया की तरफ से, जो इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कौन सी बटालियन के थे? तो गोरखा राइफल्स के थे। अगर थोड़ा डीप जाएगा तो यह भी पूछ सकता है कि भाई इंडिया की तरफ से गोरखा राइफल्स के 60 लोग थे, और उधर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 13th ब्रिगेड के जो थे पर्सनल थे, जिन्होंने आपस में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। उधर से इंडियन एयरफोर्स और नेवी के भी कई सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। पर्थ में यह हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। क्लियर है? और बात करें, अब आर्मी की बात हो रही है, तो अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो उनका नाम है जनरल मनोज पांडे। यहां मैं आपके लिए लिख देता हूं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। और अगर आपसे पूछ ले तीनों कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के जो हेड है, सीडीएस जो है, ठीक है, सीडीएस कौन है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है अभी? तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अनिल चौहान। ये सारी चीजें ज्यादातर बच्चों को पता होगी, पर एक रिवीजन सा मिल जाता है ये सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट के बारे में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट लोकेटेड? विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थित है? अभी सोलर एनर्जी की हम बात ही कर रहे थे, और ये सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट अल डाफरा, नाम से ही पता लग रहा है कोई मिडल ईस्ट कंट्री होगी, अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर अल डाफरा नाम का एक सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट, सिंगल साइट बहुत बड़ा है, लार्जेस्ट है ये। कुल मिलाके इसकी 2 गीगावाट की कैपेसिटी है, यानी कि ये कम से कम एक बार में 2 लाख घरों को बिजली दे सकता है। 2 लाख। क्लियर? इतने नंबर्स आप गिन सकते हैं। उसके अलावा 2.4 मिलियन टन का कार्बन एमिशन को ये डिस्प्लेस कर देगा।
खत्म कर देगा तो कार्बन एमिशन काफी कम हो जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहां पे हुआ है? अबू धाबी। ये वही जगह है जहां पे इस बार का COP28 हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो उसी जगह पे अल डाफरा नाम का सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी है अबू धाबी, ठीक है। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ के प्रेसिडेंट कह लीजिए या किंग कह लीजिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who did Pankaj Advani defeat in the finals of the World IBSF Billiards Championship? शायद ही कोई होगा जिन्होंने इनका नाम नहीं सुना होगा। बिलियर्ड्स के मास्टर हैं ये और इंडिया का नाम खूब रोशन किया है इन्होंने। इनका नाम है पंकज अडवाणी। सवाल है कि अभी ये जो टूर्नामेंट हुआ था वर्ल्ड IBSF बिलियर्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, कुल मिला के इनके पास अब 26 जो है ये इनका 26वां वर्ल्ड टाइटल था पंकज अडवाणी का। इन्होंने फाइनल मैच में सौरभ कोठारी को हराया है। तो आपका जो रनर अप पूछ रहे हैं वो है सौरभ कोठारी और काफी लंबे मार्जिन से, एक तरफ 1000 पॉइंट थे, एक तरफ 424 थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हो। IBSF की फुल फॉर्म, इस स्पोर्ट को मैनेज कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? इंटरनेशनल बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन, ठीक है, IBSF। इन्होंने ही ये टूर्नामेंट कराया। कहां करवाया? जहां इनका खुद का हेडक्वार्टर है, यानी दोहा कतर के अंदर। दोहा कतर के अंदर। क्लियर है? दोहा कतर के अंदर। ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा आपसे पूछ ले IBSF की स्थापना कब हुई थी? तो IBSF की स्थापना हुई थी 1971 में। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कभी कभी बन जाती है पेपर में, तो याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन है कि विच अवार्ड डिड माधुरी दीक्षित रिसीव एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ IFFI फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। अभी मैंने आपको पहला क्वेश्चन ही बताया था कि जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है गोवा में जो हो रहा है, वहां पे कई तरह के अवार्ड्स मिले हैं, उनमें से एक माधुरी दीक्षित जी को भी मिला है। तो वो कौन सा रिकॉग्निशन उनको मिला है? उसमें मैंने बताया था ओपनिंग सेरेमनी कहां पे हुई थी? डाबोलिम के अंदर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में। और इसमें से कौन सा अवार्ड मिला है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट तो मैंने आपको बताया था किसको मिला था? माइकल डगलस को। साथ साथ रिवाइज कर लीजिए, माइकल डगलस, ठीक है। अब बात करते हैं कि माधुरी दीक्षित जी को कौन सा मिला है। तो इनको मिला है स्पेशल रिकॉग्निशन टू भारतीय सिनेमा, ठीक है। इनका जो भारतीय सिनेमा के लिए योगदान रहा है उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है इस सेरेमनी के अंदर। तो इनके इस चीज के बारे में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आया है वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो पुराने जख्म कुरेदने का थोड़ा सा टाइम आया है। खैर 10 मैच एक साथ जीतने के बाद इंडिया ने पूरा मौका दिया ऑस्ट्रेलिया को जीतने का और उन्होंने बहुत अच्छे से यूज भी किया। तो भैया ये आसान सा आंसर है ऑस्ट्रेलिया। कुछ एक चीजें हैं जो हमें याद रखनी है वर्ल्ड कप से रिलेटेड। एक तो फाइनल मैच कहां पे हुआ? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर, जो अपने आप में एक चर्चा का विषय है। पर ऑस्ट्रेलिया बहुत बेहतरीन तरीके से खेली। इंडिया ने टारगेट दिया था 240 रन का, जो ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से इस मैच को जीत लिया। और जो ट्रेविस हेड है उनको मिला प्लेयर ऑफ द मैच। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल मैच में किसको मिला? ट्रेविस हेड को मिला। कितने रन बनाए थे इन्होंने? 137 के करीब शायद इन्होंने रन बनाए थे 120 बॉलों में। इतना नहीं जाएगा डिटेल में, पर ट्रेविस हेड प्लेयर ऑफ द मैच। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? तो वो है, मैक्सिमम अवार्ड्स आप देखेंगे इंडियन प्लेयर्स को ही मिले, जैसे कि विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली हाईएस्ट रन स्कोरर थे। आज तक किसी ने भी वर्ल्ड कप में इतने रन नहीं बनाए जितने विराट कोहली ने बनाए हैं। 711 रन टोटल पूरे टूर्नामेंट में गोज टू विराट कोहली, ठीक है जी। तो ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। दूसरा कि कौन सा ऐसा बॉलर है जिसने सबसे ज्यादा विकेट ली है? लीडिंग विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट, अर्जुना अवार्ड विनर हैं ये अभी 23 विकेट्स के साथ, मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी, ठीक है। और सबसे ज्यादा छक्के किसने मारे? रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा हिटमैन, उसने सबसे ज्यादा छक्के मारने का अवार्ड रोहित शर्मा को जाता है। सबसे ज्यादा स्कोर सिंगल मैच में किसने बनाया था? तो वो देखा था आपने, याद होगा आपको, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर टूटी हुई टांग के साथ खेल रहे थे, ग्लेन मैक्सवेल
कितने रन बनाए थे अफगानिस्तान के खिलाफ, वो मैच हमेशा के लिए, अगर आप क्रिकेट का शौक रखते हैं तो आपको जरूर याद होगा, मैक्सवेल ने 201 रन की शानदार पारी खेली थी। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे वर्ल्ड कप से जो शायद एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड कप का वेन्यू याद रखना, फाइनल का इंडिया में हुआ इस बार पूरा वर्ल्ड कप। और ऑस्ट्रेलिया के इसी के साथ कितने टाइटल हो गए वर्ल्ड कप के, तो ऑस्ट्रेलिया अब तक 6 टाइटल जीत चुकी है, यानी कि 6 वर्ल्ड कप, जिसमें से कि एक T20 वर्ल्ड कप है और 5 ODI वर्ल्ड कप है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बाय हार्ट याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच ओकेजन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च दी प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन? बड़ा भारी सा नाम है, पर इसको हम बड़ी ही आसान भाषा में समझ लेते हैं। कहना क्या चाहता है कि एक योजना कह लीजिए, एक मिशन लॉन्च किया है और इसके लिए स्पेशल डेट भी चुनी गई। क्या है इस मिशन का नाम? इसका नाम आपके सामने है लंबा सा, कि भैया प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन। इस मिशन के अंदर सरकार ने कुल 24,000 करोड़ रुपए का इसका बजट है। ठीक है, 24,000 करोड़। अब इन पैसों से किया क्या जाएगा? तो ये जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वो पिछड़े वर्ग, वो सारे ट्राइबल ग्रुप्स कुल मिला के 75 आइडेंटिफाई करे हैं अक्रॉस 18 स्टेट्स। अब इन ट्राइबल ग्रुप्स को सहायता दी जाएगी इन पैसों से। बेसिक अमेनिटीज जैसे कि हाउसिंग हो गया, वाटर हो गया, टेलीकॉम हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, तो इन सब चीजों में इन्वेस्ट करके इन ग्रुप्स को स्पेशल लाभ दिया जाएगा। और ट्राइबल ग्रुप्स की जब हम बात करते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में एक नाम, हमेशा हम हिस्ट्री देखते हैं तो बिरसा मुंडा का नाम आता है। बिरसा मुंडा का जन्म दिवस होता है 15 नवंबर को, और इसी दिन को सरकार ने चूज किया ये वाली स्कीम लॉन्च करने के लिए। इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस भी कहा जाता है। तो वही पूछ रहा है किस दिन इस स्कीम को नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। तो ये पूरी स्कीम है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो यू आर फ्री टू आस्क। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी से कवर करेंगे। इस छोटे से सेशन में मेरा मकसद यह है कि सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट क्वेश्चंस आपको इजी टू डाइजेस्ट फॉर्मेट में दे देना। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए तो भी बताना। वैसे मैं जिस तरीके से आपको लेके जा रहा हूं, आपको चीजें इजीली क्लियर हो रही होंगी। What does the term 2+2 signify in the context of the India-US 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग? तो भैया ये एक तरह की मीटिंग हुई यूएस और इंडिया के बीच में, और ये इसका 5वां संस्करण था। ये 2+2 डायलॉग क्या है, ये 2 का क्या मतलब है, यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। कि इंडिया की तरफ से 2 बड़े बड़े मिनिस्टर्स कौन कौन से? एक तो डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, और एक सबसे फेमस मिनिस्टर आजकल हैं एस जे शंकर, एक्सटर्नल अफेयर्स, एस जे शंकर। तो ये 2 बड़े लेवल के मिनिस्टर्स इंडिया की तरफ से और इन्हीं के काउंटर पार्ट्स यूएस की तरफ से आपस में मिलके बैठ के डिस्कशन करते हैं इस मीटिंग के अंदर। पिछले 5 साल से ये हो रहा है, 2018 से, और बायलेटरल टाइज के बारे में, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के बारे में डिस्कशंस होते हैं और डिसीजंस लिए जाते हैं। एक बड़े लेवल की डिप्लोमेटिक मीटिंग होती है ये, जिसमें 2 मंत्री होते हैं दोनों तरफ से, एक फॉरेन अफेयर्स और एक डिफेंस। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the percentage increase in the reservation quota for government jobs proposed by the Bihar Assembly Amendment Bill passed on November 9, 2023? आइए इसको समझते हैं। लास्ट ईयर, अगर आपने मेरा लास्ट मंथ का करंट अफेयर देखा हो तो उसमें मैंने आपको बताया था बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ है। जो रिपोर्ट्स आई हैं उससे पता लगा कि भैया इकोनॉमिक एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट का रेशो काफी ज्यादा है, जितना सरकार सोच रही थी उससे ज्यादा। तो बिहार की असेंबली में एक अमेंडमेंट बिल लाया गया है जिससे जो बिहार की स्टेट जॉब्स हैं उसके अंदर रिजर्वेशंस को बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ाया गया है, यही सवाल पूछा गया है। तो जो पहले रिजर्वेशन एससी, एसटी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड कास्ट, इन सबको मिलता था, इस सेंसस के आने के बाद इसको रिवाइज करके
टोटल इनका कोटा जो होता था वो 50% के तकरीबन था। अब इन सबको कोटा दिया जाएगा 50% से बढ़ा के 65% के लिए। क्लियर? तो 15% का सीधा सीधा इजाफा देखने को मिला है स्टेट जॉब्स के अंदर। ये बात ध्यान रखना, कहीं आप बोलो भैया सेंटर जॉब नहीं, स्टेट लेवल की सरकारी नौकरियों में कोटा जो है, जो रिजर्वेशन है, दैट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 50% टू 65%। क्लियर? और अगर मैं ओवरऑल कोटा की बात करूं बिहार की स्टेट जॉब्स में, तो 10% हिस्सा जो है वो ईडब्ल्यूएस का भी आता है। तो 65% प्लस 10%, 75% तो हुए रिजर्व सीट्स, बाकी सिर्फ 25% अनरिजर्व सीट्स हैं वहां पे अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। क्लियर? आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बिहार की बात हो रही है तो बिहार की कैपिटल पटना, सबको पता है जेडीयू की सरकार, नीतीश कुमार वहां पे जो है सीएम है। ठीक है जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द कॉप 28 समिट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? कॉप 28 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? तो हो चुका है ये 12 से 13 दिन के बीच का ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ग्लोबल लीडर्स, ठीक है, साइंटिस्ट, बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स और एक्टिविस्ट सब इस समिट में मिलते हैं। बड़े लेवल का समिट होता है और क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई ना कोई प्रॉपर एक्शन प्लान बनाया जाता है। ठीक है, तो ये है कॉप 28 का सिग्निफिकेंस। और हुआ कहां पे है, ये वेन्यू जरूरी है, तो यूएई दुबई के अंदर हुआ है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल दुबई नहीं है, अबू धाबी है, याद रखिएगा। ये समिट हुआ है दुबई में। अभी मैंने पीछे भी इससे रिलेटेड आपको बताया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहां पे? तो भैया हर बार ही ट्रेड फेयर कहां लगता है? प्रगति मैदान में। अब वहां पे भारत मंडपम है, वहां पे ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज किया है। नाम से पता लग रहा है ट्रेड फेयर 1980 से ये ऑर्गेनाइज किया जाता है और इस बार इसका 42nd एडिशन था, जिसके अंदर ग्लोबल लेवल पे या पूरे इंडिया के बिजनेसेस अपना फेयर लगाते हैं, ट्रेड को बूस्ट मिलता है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। ये सिग्निफिकेंस रहती है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की। तो नई दिल्ली में हुआ। थीम पूछा जा सकता है, तो G20 से ही इंस्पायर होके थीम क्या रहा? थीम रहा द वर्ल्ड इज वन नेशन, वासुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंब बकम। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, थीम भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल वेयर इट इज इट्स हेडक्वार्टर। भारत अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है, इसका मुख्यालय किधर है? तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, उसके काउंसिल में। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर है इंडिया। सबसे पहले इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है शिपिंग को रेगुलेट करना, जो शिपिंग बिजनेस है उसको रेगुलेट करना, मरीन लाइफ डिस्टर्ब ना हो, शिपिंग की वजह से पोल्यूशन ना हो, तो इन सब चीजों के लिए मैरीटाइम ग्लोबल अफेयर स्पेस पे बात करी जाती है। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलेट करता है पूरे शिपिंग इंडस्ट्री को, पूरे वर्ल्ड वाइड। क्लियर है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में करी गई थी। ठीक है, अभी इसमें 175 मेंबर हैं, जिसमें से इंडिया भी एक मेंबर है और इंडिया इसका हिस्सा बना था 1959 में। जब टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं स्टैटिक जीके के, क्योंकि स्टैटिक जीके इज नथिंग मोर देन जस्ट डाटा। अब डाटा को भी आपको रिलेट करके पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम पढ़ते हुए चलेंगे। बेफिक्र रहिए, अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो वादा है मेरा, आने वाले समय में आपको बेहतरीन स्टैटिक जीके का मटेरियल यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। पेपर अगर आप देखें खोल के, एसएससी का उठा लीजिए, ठीक है, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या आपका कोई भी डिफेंस एग्जाम उठा लीजिए, रेलवे का उठा लीजिए, कोई स्टेट एग्जाम उठा लो, अभी एसएससी जीडी होने वाला है, फिर आपका यूपी कांस्टेबल है। ठीक है, तो आप कोई भी पेपर देखेंगे उसमें आप एक चीज कॉमन देखेंगे और बहुत मात्रा में पूछी जाती है, ना तो हिस्ट्री, ना पॉलिटी, ना ज्योग्राफी, ना साइंस। सबसे ज्यादा जीके के पोर्शन में स्टैटिक जीके बच्चे को तंग करता है, समझे? तो स्टैटिक जीके का एक रामबाण इलाज सीरीज में आपके लिए लेकर के आऊंगा, इस चैनल पे जुड़े रहिएगा। चलिए, इंडिया 1959 में पार्ट बना किसका? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का।
अब क्या हुआ है कि भैया इसके अंदर री इलेक्शन हुआ। री इलेक्शन किस चीज का? 2 साल के लिए ना काउंसिल डिसाइड होता है, 40 मेंबर्स होते हैं इसमें, जिसमें से इंडिया को दोबारा से चुना गया। क्यों? क्योंकि इंडिया की कहीं ना कहीं डोमिनेंस है मैरीटाइम अफेयर्स के अंदर। इंडिया का अच्छा प्रदर्शन रहा है तो इंडिया को कहीं ना कहीं डोमिनेंस मिलती है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में पूछ रहा है इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो भाई लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखना साथ के साथ, लंदन में। क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज इंडिया नेवी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर वर्ष भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ज्यादातर बच्चों को पता होगा 4 दिसंबर को मनाया जाता है। किस चीज को याद किया जाता है इस दिन? देखिए, नेवी की बहादुरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और नेवी ने अपनी बेहतरीन, उसका जो ऑपरेशन है सबसे फेमस कौन सा है? वो ऑपरेशन ट्राइडेंट। कब हुआ था ऑपरेशन ट्राइडेंट? 1971 की जो लड़ाई हुई थी इंडो पाकिस्तान, तो वहां पे इंडियन नेवी ने पूरी तरीके से पछाड़ दिया था पाकिस्तानियों को, समझे? तो 1971 का जो ऑपरेशन ट्राइडेंट है उसी को कमेमोरेट करने के लिए ये दिन 4 दिसंबर को हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। नेवी के अभी कौन है जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है? एयर स्टाफ हमने पढ़ लिए और डिफेंस स्टाफ हमने पढ़ लिए, आर्मी स्टाफ पढ़ लिए, तो नेवी के कौन है हेड अभी? तो वो है एडमिरल आर हरि कुमार। आर हरि कुमार। क्लियर है? और अगर आपसे पूछ ले कि थीम क्या रहा इस बार का, तो ये आपके सामने लिखा है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन अकम्प्लिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन। थोड़ा हैवी सा टाइटल है पर ये थीम है, ऑप्शन में आएगा, एक बार रीड कर लोगे तो लगा आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन ऑफ द ईयर टाइम्स मैगजीन में इस साल किसको डाला गया? टाइम्स मैगजीन अपने आप में बहुत ही रिनाउंड ये प्लेटफॉर्म है, ये मैगजीन के ऊपर किसी का नाम आना बड़ी बात है। तो पर्सन ऑफ द ईयर इस बार ये देख सकते हैं आप, आपके सामने है बेहतरीन कंपोजर और सिंगर टेलर स्विफ्ट। ठीक है, टेलर स्विफ्ट एक इंटरनेशनल फिगर है, सब जानते हैं, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि भाई 2022 में कौन थे? तो 2022 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की जो थे उनको मिला था। क्लियर है? व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम मैगजीन में जगह मिली थी एज पर्सन ऑफ द ईयर। चलिए, इस क्वेश्चन में और कुछ खास नहीं है, नेक्स्ट चलते हैं। गरबा डांस वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट? देखिए यहां पे गरबा हो रहा है। अब बात आती है कि भाई ये गरबा और ये यूनेस्को का क्या रिलेशन है? यूनेस्को हर बार एक लिस्ट निकालती है, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, वैसे ही इनकी लिस्ट होती है किस चीज की? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। अब आप नाम देखेंगे तो इंटेंजिबल का क्या मतलब होता है? इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे आप छू नहीं सकते, बॉडी के लेवल पे महसूस नहीं कर सकते, पर ये वहां का एक कल्चर है। तो ऐसे कल्चर्स होते हैं हर कंट्री के, तो यूनेस्को जब इसको रिकॉग्निशन देता है तो एक बड़ी बात होती है। तो इंडिया में गरबा, जैसे कि डांस फॉर्म है गरबा, कहां का ये डांस फॉर्म है? गुजरात का, तो इसे जगह मिली है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। ऐसी हर चीज को नहीं मिलती रिकॉग्निशन, समझे? तो बहुत जो स्पेशल चीजें होती है उनको मिलती है। जैसे कि इस लिस्ट में इंडिया की और कौन सी फेमस चीजें हैं? इंडिया में एक रामलीला का ट्रेंड है, ठीक है, ये एक बड़ी अनोखी कल्चर में आता है इंडिया के, तो रामलीला हो गई, दुर्गा पूजा हो गई दुर्गा पूजा। इसके अलावा जो वैदिक चैंट्स हैं हमारे, वैदिक चैंट्स, वो भी इंटेंजिबल साइट है, वैदिक चैंट्स। और कुंभ का मेला हो गया, ये भी एक पार्ट है इसका, कुंभ मेला। आई होप कि अब आपको आइडिया समझ में आ गया होगा कि इसके पीछे क्या है। अब बात आती है गरबा की, तो गुजरात के अंदर कई सारे फोक डांसेस हैं। गुजरात के अंदर एक डांस होता है गरबा। गरबा कब होता है? नवरात्रि वाले दिन। उस दिन क्या होता है? डांडिया भी होता है, तो डांडिया भी इससे रिलेटेड है, फोक डांसेस में पूछ सकता है। साथ ही वहां पे एक भवई नाम का डांस होता है, भवई। हुडो आपने सुना हो तो हुडो वहां का है। टिप्पणी डांस भी वहां का है, पढ़ार डांस भी वहां का है। तो ये सारे डांसेस गुजरात से बिलोंग करते हैं। गुजरात के सीएम कौन है? तो भूपेंद्र पटेल है। क्या नाम है? भूपेंद्र पटेल। क्लियर? अब ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। यूनेस्को की बात करें
तो भाई यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इस्टेब्लिश्ड इन ईयर पूछता है आपसे हमेशा, तो 1945। ठीक है, कहां पे है? पेरिस, फ्रांस में। और इनके जो करंट हेड है उनका नाम है ऑड्रे अजोले। ऑड्रे अजोले। तो इससे रिलेटेड स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी हमने रिवाइज कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज टेकन ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना? तेलंगाना के नए सीएम बने हैं। ये ऑप्शन एक मिट गया, चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए और देख सकते हैं आप पार्टीज का, कांग्रेस का क्या हाल हुआ। पर 5 राज्य थे, उनका इलेक्शन रिजल्ट आया 3 दिसंबर को। उनमें से एक है तेलंगाना। तेलंगाना जो है, तेलंगाना के नए सीएम का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो तेलंगाना में पहले थे के चंद्रशेखर राव, उनको हटा के आ गए हैं अनुमुला रेवांथ रेड्डी। ये इनकी पिक्चर है, अनुमुला रेवांथ रेड्डी। इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी का नाम अगर आपसे पूछ ले तो वो है कोडांगल। कोडांगल कॉन्स्टिट्युएंसी से ये इलेक्शन जीते हैं। कुल तेलंगाना के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स हैं, जो वहां के लेजिस्लेचर में सीट्स हैं, वो हैं 119 वहां पे कुल सीट्स हैं। और चीफ मिनिस्टर तो हो गए ये, वहां के गवर्नर कौन है? गवर्नर भी साथ साथ रिवाइज कर लो, तमिलसाई सौंदरराजन। तमिलसाई सौंदरराजन, क्लियर है? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हो गई बात तेलंगाना की। और तेलंगाना की राजधानी तो आपको पता ही है, हैदराबाद। चलिए, हाँ जी, तो मिजोरम में भी हुआ इलेक्शन। मिजोरम की कुल जो सीट्स हैं वहां पे कितनी है? 40 सीट्स हैं। 40 में से 27 सीट्स तो जोराम पीपल फ्रंट ही जीत गई। जोराम पीपल मूवमेंट एक पार्टी है जिसके नए लीडर जो हैं, जो इलेक्ट हुए हैं, वो हैं लालडू होमा। ये हैं, तो ये वहां के चीफ मिनिस्टर बने हैं। इन्होंने हटाया किसको है? जोराम थांगा को। ये हट गए हैं, अब लालडू होमा आ गए हैं। मिजोरम की कैपिटल आइजवाल, आइजावल, एजाइवल। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, यहां के गवर्नर का नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहां लिख लीजिए गवर्नर। स्क्रीनशॉट ले लेना, इन राइटिंग समझ में आ जाएगी। जब आपकी बड़ा बड़ा मैं इसलिए लिखता हूं, चीजें आपको क्लियरली समझ में आए। गवर्नर का नाम है कंभमपति। गवर्नर का नाम है कंभमपति हरि बाबू। कंभमपति हरि बाबू। तो ये सारी चीजें थी जो आपको मिजोरम से याद रखनी है। तो तेलंगाना हो गया, मिजोरम हो गया। नेक्स्ट चलते हैं छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ के अंदर गवर्नर कौन है? गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। गवर्नर की पहले बात कर लेते हैं। बिश्वभूषण हरिचंदन। अब वहां पे सीएम कौन बने हैं? तो सीएम है ये आपके सामने विष्णुदेव साई। ठीक है, कुल मिला के यहां पे 90 सीट्स हैं और 90 में से 57 पे कमल, बीजेपी। समझे? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। विष्णुदेव साई, इन्होंने हटाया किसको है? कांग्रेस के भूपेश बघेल को। तो विष्णुदेव साई आ गए। गवर्नर आपके सामने है बिश्वभूषण हरिचंदन। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है नवा रायपुर। ये सारे अपडेशंस हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट चीज, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? देखिए, इंडिया का जो रैंक आया है अभी, ये वाली जो लिस्ट है, आपको नाम से पता लग रहा है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में इंडिया ने बढ़िया काम करा है, रिन्यूएबल एनर्जी में अच्छा काम करा है, कार्बन एमिशंस को कम करा है। इसी वजह से आखिरी 5 सालों में इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में आ रहा है। ये लिस्ट जो है COP28 के टाइम पे ही रिलीज करी गई और देख सकते हैं आप, इंडिया इसमें 7th रैंक पे है। तो ये पूछा जा सकता है, ये नाम याद रखना, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन 7th है। इससे पहले 8th थी, अब एक रैंक और ऊपर आ गई है तो 7th में है। ये अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली वॉज कमीशनड एट विच नेवल डॉकयार्ड? फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है? तो INS तारमुगली एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है, ये जो नेवल शिप है इसे किया गया है इंस्टॉल विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में। विशाखापट्टनम कौन सी कोस्ट पे पड़ता है? आंध्रा के साथ ईस्टर्न कोस्ट पे। तो ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर पेट्रोलिंग के लिए इसको यूज किया जाएगा, है ना। ईस्टर्न कोस्ट पे इसको पेट्रोलिंग के लिए यूज किया जाएगा और जो है समुद्र में सर्वेलेंस के लिए इसको यूज किया जाएगा। तो ये नई इंस्टॉलेशन है INS तारमुगली। और अगर मैं बात करूं ये नाम कहां से आया, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये अंडमान का एक आइलैंड है, अंडमान का एक बहुत खूबसूरत आइलैंड है, तो उसके नाम पे इसका नाम है। क्लियर? आंसर हो गया विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the president of Egypt who has won the presidential election for the third time? तीसरी बार लगातार जीते हैं ये। कौन है ये? हमारे देश का जो रिपब्लिक डे होता है इस साल, उसमें चीफ गेस्ट भी थे। अब आपको आइडिया लग गया होगा, अब्दल फतेह अल सीसी। अब्दल फतेह अल सीसी, ये नाम आपको याद रखना है। इजिप्ट की कैपिटल बताइए, तो वो है कायरो। कायरो इज द कैपिटल। बस एक दो क्वेश्चन और करेंगे। आई थिंक जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने लिस्ट दिया आपको, ये आपके काम आएगा। बस ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा ये। हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द इजरायली गवर्नमेंट एज द न्यू एम्बेसडर टू इंडिया? इजराइल गवर्नमेंट ने नया एम्बेसडर भेजा है इंडिया में। तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये है रियोवन अजर। रियोवन अजर, ये नाम आपको याद रखना है। इजराइल की कैपिटल है जेरूशलेम और इजराइल के अंदर सरकार है बेंजामिन नेतन्याहू की। बेंजामिन नेतन्याहू थोड़े गुस्से वाले व्यक्ति हैं ये, और गाजा स्ट्रिप के साथ बढ़िया लड़ाई इनकी चल रही है। और यहां की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है आइजैक हर्जोग। प्रेसिडेंट है आइजैक हर्जोग। एक क्वेश्चन आपसे कई बार स्टैटिक जीके में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ले लीजिए। जैसे कि इजराइल की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? वहां का जो लेजिस्लेचर फंक्शन है, तो वहां पे उनको बोला जाता है, जैसे हमारे इंडिया में पार्लियामेंट ही कहते हैं, संसद बोलते हैं, तो वहां की जो पार्लियामेंट है, मैं यहां लिख देता हूं, इजराइल की पार्लियामेंट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नेसेट। के से शुरू होता है पर, नेसेट। आई होप ये क्लियर होगा आपको, नेसेट। ठीक है जी, तो ये थी आपकी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। आई होप आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। 1 मिनट और रुक जाओ बस। हाँ जी, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो हमसे आप जुड़ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। इस चैनल से आपको जुड़ के रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आने वाले समय में बेहतरीन लेक्चर्स आएंगे आपके पास स्टैटिक जीके के। रेगुलर बेसिस पे शॉर्ट्स अपलोड होते हैं, उनको भी आप देखा कीजिए और आपको पसंद आएगी चीजें। जीके में आपका धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। हर पेपर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलता हूं अब मैं, मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।